नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको जैसे आपने पहले पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं का अध्ययन आपने कक्षा 9 में किया था। लेकिन इन संख्याओं की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम फिर से इनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में आप देखोगे कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। वो संख्याएं कौन सी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। जैसे कि पहले जब कोई गणित नहीं चलती थी, उस समय किसी ने गिनना स्टार्ट किया कि जैसे कोई वस्तु है 1, 2, 3, जैसे कि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, इस तरह से गिनना शुरू किया और उन्होंने किया 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक। लेकिन जब गणित को आगे बढ़ाया गया तो ये प्राकृत संख्याएं 9 पे जाकर रुक गई, क्योंकि यहाँ से आगे हम देखेंगे जैसे कि अगर हमें लिखना है 10, क्या लिखना है हमें 10, तो जैसे हम 10 लिखेंगे तो 10 के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, 0 की। 10 के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, 0 की। तो 0 हमारे पास थी नहीं, 0 हमारे पास थी नहीं, तो हमारी गिनती जो है ना वो क्या रह गई, अधूरी रह गई। क्या रह गई, अधूरी रह गई। इसलिए इस गणित को पूरा करने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता थी और वो थी क्या, 0। वो क्या थी भाई, 0। तो जब हमने प्राकृत संख्याओं में, कौन सी संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया, हमने क्या किया, 0 को सम्मिलित कर दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसी प्रकार आगे बढ़ती गई। तो जब हमने प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया गया तो वो संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण, यानी हमारा कार्य पूरा हो गया। हमारी गणित आगे बढ़ने लगी। कैसे कि जैसे यहाँ हमने देखा कि हमारी जब प्राकृत संख्याएं थी तो वो 9 पे जाके पूरी हो गई थी। लेकिन अब जब हमको 0 प्राप्त हो गई तो 0 प्राप्त होने के बाद हमने देखा कि हम आगे भी लिख सकते हैं, 1 और 1 के हमने 0 लगाया तो क्या हो गया, 10। क्या हो गया, 10। 10 से आगे भी हम लिख सकते हैं 11, 12, 13 और आगे हम 2 के 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20। अब यहां हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या कब हुई, जब प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को सम्मिलित कर दिया तो हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। पूर्ण संख्या प्राप्त होने के बाद जब हमने देखा कि हम किसी संख्याओं को गिनने लग गए, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कई बार क्या होता था कि किसी के पास से वो संख्याएं, जैसे कि मेरे पास आज 10 रुपए हैं, लेकिन 10 रुपए मैंने खर्च कर दिया तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो उसके लिए क्या हुआ कि हमें गणित में जरूरत पड़ी ऋणात्मक संख्याओं की। हमें किसकी जरूरत पड़ी, ऋणात्मक संख्याओं की। तो ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया कि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया। जैसे कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे तक। अब इनमें हमने क्या किया, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, इनको सबको क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। सम्मिलित कर दिया तो ये संख्याएं हमारी हो गई पूर्णांक संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया गया तो वो संख्याएं हमारी क्या हो गई, पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर सीधी भाषा में देखा जाए तो ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का समूह है।
ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि ये बीच में हमारे पास एक है जीरो, बीच में हमारे पास क्या है? जीरो। जीरो के अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। जीरो के राइट साइड में हम चलते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है? धनात्मक संख्याएं। लेकिन इसके अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है? ऋणात्मक संख्याएं। तो अब यहां हम देखेंगे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जीरो एक धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया तो अब हमने इसमें देखा कि देखो जीरो एक ऐसी संख्या है, ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो तुम कहोगे कि साहब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बहुत पहले की बात है, जब भोले बाबा अपना डमरू बजाते थे ना, तो उसी समय से हमारी इस जीरो का आविष्कार हुआ था। जैसे ही भोले बाबा ने इस तरह से डमरू बजाया तो इस तरह से हमारी क्या बन गई? जीरो बन गई। जीरो बन गई। तो इसलिए ये आदि अनादि से चली आ रही है जीरो, इसलिए ये न तो ऋणात्मक होती है और न ही धनात्मक होती है। अब आगे हम देखेंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। पूर्णांक संख्याओं के बाद में आएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिनको हम क्या लिख सके? P बटा Q के रूप में लिख सके। P बटा Q के रूप में लिख सकें। लेकिन एक शर्त और है इसके पीछे, वो क्या है? Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर जीरो हो गया तो ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। Q हमारा एक क्या गुणांक है? P बटा Q। P बटा Q का मतलब है अंश बटा हर। अंश बटा हर। तो अंश बटा हर में हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है 2/3, 4/5। अब आगे हम देखेंगे कि ये तो संख्याएं हैं ही, उसके अलावा बेटा जो ये आपके पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक संख्याएं भी पूरी परिमेय संख्याएं होती है। ये पूर्णांक संख्याएं भी पूरी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये P बटा Q के रूप में तो है ही नहीं, लेकिन ये है कैसे? कि जैसे ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4। क्या मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 2 को 2/1 लिख सकता हूं। 3 को 3/1 लिख सकता हूं। जैसे 0 है, 0 को 0/1 लिख सकता हूं। तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके। इनको हम क्या करेंगे? P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके। तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो अब आप कहोगे साहब कि अंश बटा हर के रूप में आपने पूर्णांक संख्याओं को सभी को बता दी कि ये सारी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें बताओ कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी? तो अपरिमेय संख्याएं जैसे कि आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में आपने पढ़ा होगा वे संख्याएं
जो एक या स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो, यानी किसी का भाग नहीं जाता हो, यानी वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हमारे पास है 2, 3, 5, 7, इस तरह से। तो अब यहां देखो बेटा कि 2, अब ये 2 एक ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 एक समभी है और क्या है? अभाज्य संख्या भी है। ऐसी और कोई संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी जो समभी हो और अभाज्य भी हो। तो यहां हम देखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अगर अभाज्य संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लग जाए, अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्या लग जाए? अंडर रूट। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब क्या हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा रूट 2 का मान क्या होता है? 1.414 और ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ये होता है। रूट 3 का मान क्या होता है? रूट 3 बराबर 1.732 और ये अनंत तक चलता जाता है। इधर हम बात करेंगे बेटा कि पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इधर हम देखेंगे कि कई स्टूडेंट बोलेंगे कि साहब पाई का मान तो 22/7 होता है। तो ये 22/7 तो होता है, 22/7 होता है, तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये पाई का मान 22/7 पूरा नहीं होता है। ये हमारा मान लगभग में होता है। ये मान हमारा लगभग में होता है। ये 22/7 हमारे सवालों को हल करने के लिए हम लगभग में मान लेते हैं, अन्यथा पाई का मान होता है 3.14 और आगे अनंत तक चलता जाता है। तो इसलिए पाई भी हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्याएं है। तो आपने यहाँ अध्ययन किया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें इन चीज़ों का बहुत जरूरी है और इनके बिना हम उनको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करेंगे और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, परिमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।